बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। तो आज जो हमारे साथ में शख्सियत है मौजूद, उनका तारुफ मैं कराऊंगा तो मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी, घिस जाएगी। अभी वैसे बहुत ज्यादा बड़ी जबान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ में है नाटक कर्मी, बहुत फेमस अक्षयवरनाथ श्रीवास्तव जी। तो अब तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया, ज्यादा करा दिया लेकिन मतलब मैं तो आपको बहुत अरसे से जानता हूँ। शायद मैंने आपके साथ में पहला प्रोडक्शन कौन सा किया था? लीला नंदलाल। हाँ, लीला नंदलाल की किया था 2006 में। तो मैं ये एक और आपको सूचना दूं कि जो हमारे सर हैं, मैं इनको भैया भी बोलता हूँ, इनके सुपुत्र जो हैं वो बहुत अच्छे, वो भी रंगकर्मी हैं। और अभी तो वो बड़े हो गए हैं, जब वो 2006 में थे वो छोटे ही थे। और पहला नाटक मैंने एज एन एक्टर, इनके सुपुत्र थे, ये डायरेक्शन पे थे और मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। तो माध्यम तो बहुत सारे बने, इधर उधर से लोगों ने जोड़ जोड़ के हम लोग को आपस में मिलवाया। चेन बहुत लंबी होती है, जैसा हमारे काम में ही चेन बनती रहती है, तो वही चेन का ही काम करा और उस चेन की एक कड़ी में मुझे भैया मिले। तो हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ साथ में जुड़ने का, और जुड़ के न जाने कितने साथ में काम करे हम लोगों ने मिलके, और अच्छे काम करे। तो इस बात का मैं कायल हूँ। अरे हाँ, नहीं, वो फैक्ट जो बात है वो है। चलिए, अब आते हैं, थोड़ा सा हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि आपके इस सफर की शुरुआत कैसे हुई। ये तो बहुत पुरानी बात है कि सफर की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल है ये कला भी एक कीड़े की तरह है, प्लास्टिक वाले कीड़े की। जोंक की तरह है। एक बार लग जाता है तो फिर वो धीरे धीरे अगर टिका रह जाए तो वो डीएनए तक बदल देता है आदमी का। हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा सफर भी 40 साल करीब हो गए। तो हम लोग ऐसे बड़े बिलो मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं। छोटी छोटी नौकरियां करना, फिर अपना काम किया। मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन पैरेलल थिएटर चलता रहा। जैसे मेरे साथ के वो दिनेश खन्ना जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रोफेसर है एक्टिंग के, तो हम लोग जब पढ़ते थे तब से थिएटर करते थे। उसके बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो में एज एन एंकर, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन थिएटर नहीं छूटा। और करते करते पैरेलल ना मैं अपना काम करता था, थिएटर करता था। बहुत टीम बनती थी, जब करते थे तो टीम जुड़ी जाती है। बहुत अच्छा काम किया। और एक समय ऐसा आया कि जब ये सोचा कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहिए मुझे जीवन में, क्योंकि हर शख्स को ऊपर वाले ने किसी खास मकसद के लिए बनाया होता है। वो बात दूसरी हमें पता ही नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अंत तक ये जानकारी नहीं हो पाती कि हमें ईश्वर ने किसी खास काम के लिए बनाया है। आप वो काम करिए, उसका लक्ष्य कुछ तय नहीं होता, वो तो एक सफर है, आप उसमें चलते जाइए। बिल्कुल। लेकिन वो रास्ता क्लियर एक बार समझ में आ जाए। वो मुझे आया कि मुझे ऊपर वाले ने थिएटर एक्टिंग करने, कराने और सिखाने के लिए बनाया है। ये बात जब समझ में आ गई तो मैंने अपना सब व्यवसाय सब बंद कर दिया और बड़े मन से मैंने करने लगा। मुझे ये करते हुए भी, सब काम छोड़े हुए, अपना बिजनेस भी छोड़े हुए करीब 15 साल हो गए। लेकिन आज भी मैं बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कुछ खो दिया, पैसा ठीक है नहीं कमाया गया। जब बिजनेस करते थे तो अच्छा पैसा भी कमाते थे, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और जो लोग ये देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, वो अगर 2-4 दिन अपने अंदर बड़े एकांत में जाकर अपने अंदर झांकेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि उन्हें करना क्या चाहिए। ये ऊपर वाले, आप व्यवसाय करिए। ईश्वर ने अगर आपको व्यवसाय करने के लिए बनाया है, अंबानी के परिवार को व्यवसाय करने के लिए बनाया है, तो वो व्यवसाय करेंगे। मोदी जी को अगर नेता बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो वो उन्हें क्लियर होगा। वो एक दिशा पे चलते रहे, उन्हें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी तरह एक कलाकार, अमिताभ बच्चन है, जो भी है, उन्होंने एक दिशा तय की कि उन्हें कलाकार बनना है, एक्टर बनना है, संगीतकार बनना है। ए.आर. रहमान है, उन्होंने कुछ तय किया होगा ना। उन्हें सही आदमी को सही दिशा मिल गई तो वो अपने मुकाम पे काफी ऊंचाई तक जाता है। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह मेरा थिएटर रहा। देखिए, मेरे विचार से एक भगवान
कुछ ऐसे लोग बनाते हैं जिनके अंदर गॉड गिफ्ट देते हैं। जी हाँ। अब वो गॉड गिफ्ट उनको थिएटर का मिले, म्यूजिक का मिले, किसी भी चीज का मिल सकता है। गॉड का जो गिफ्ट है हाँ। वो उसको खुद पहचानना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि गॉड तो आएगा नहीं बताने। और एक सैचुरेशन टाइम होता है। वो सैचुरेशन टाइम भी गॉड जो है वो निर्धारित नहीं करता है। वो सैचुरेशन टाइम कब आपके सामने आ जाता है वो आपको पता भी नहीं होता है। मतलब सैचुरेशन टाइम वो हुआ जिस टाइम पे मुझे धक से लगा, कहब तो लग जाए धक से, कि वो धक से लगा और तब पता चला यार हम क्या कर रहे थे अभी तक। तो वो सैचुरेशन टाइम जो है, मेरे साथ भी ये हुआ था कि कॉमर्स का स्टूडेंट था, बाद में 12th करके और अपना ग्रेजुएशन में बीकॉम वगैरह लेके या बाद में MBA कर लेते और एक जॉब वॉब कर लेते। भाई अभी वैसे ही कमा रहे होते कि हाँ भाई एक पैकेज मिल गया, कहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में निकल गए, चल लिया। लेकिन यहाँ पर एक सैचुरेशन टाइम आया और उस सैचुरेशन टाइम में अगर फैमिली सपोर्ट करती है वो सबसे बड़ी बात है। ये बात यही मैं कहने वाला था, वो मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई कि अगर मुझे अपने परिवार से, जैसे मेरी शादी हुई, मजे की बात है मेरी पत्नी को नहीं पता था कि मैं थिएटर करता हूँ। तो मेरा रिश्ता तो इस बात पे हुआ था कि मैं बिजनेस करता हूँ, और उन्हें पता होता कि मेरे ससुराल वालों पक्ष को कि मैं थिएटर करता हूँ, तो शायद रिश्ता ही नहीं करते कि ये लड़की को खिलाएगा क्या। लेकिन बाद में जब पता चला, और हालांकि उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा लेकिन कुछ समय लगा, और आज मेरे को अपने परिवार, अपनी पत्नी का जो सपोर्ट है, बिल्कुल, चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, वो सपोर्ट मुझे उस आग को बड़ा जिंदा रखता है। सही बात। मुझे किसी चीज का भय, डर नहीं लगता करते समय, कुछ खोने पाने का भय नहीं रहता, क्योंकि मेरा पत्नी फिर मेरे बच्चे जो भी हैं वो भी सही बात, उसी सपोर्टिंग मोड, उनके DNA में आ गया। हाँ, उनके DNA में आ गया। हम तो रात को भी 2-3 बजे तक फिल्म का वो सीन डिस्कस करते हैं, किसी नाटक का सीन डिस्कस करते हैं, या रेफरेंस कहीं से लेते हैं कि पापा ये फिल्म का ये सीन, इसमें ये कैमरा एंगल या ये म्यूजिक या कुछ भी जो हमसे रिलेटेड है, वो बातचीत होती रहती है। तो बहुत ही आर्टिस्टिक टॉक आपकी घर पे ही चलती रहती है। पूरा नाटक, मतलब वो थिएटर पूरा, मतलब वो घर भी थिएटर है। हाँ, सारी आर्टिस्ट। हाँ, वो तो ऐसे ऐसे पंच मारता है आदित्य की, मतलब हम हंसते ही रहते हैं 2-3 मिनट तक कि डायलॉग लिखने लग जा, ऐसे ऐसे पंच मारता है। लेकिन कहाँ से आया वो यही थिएटर से आया। बिल्कुल बिल्कुल सही। और थिएटर करना सबके लिए जरूरी है, जरूरी नहीं कि किसी को एक्टर बनना है। ये तो जीवन में आपको जीने की कला सिखाता है शंकर। बिल्कुल, आपका संगीत भी वो माध्यम है जो जीने की कला सिखाता है। आप कुछ भी करिए, आप वकील बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन इसके प्रति आपका लगाव होना चाहिए और इसके लिए समय देना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल सही। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है। मतलब आप, ठीक है, एक आपके अंदर थिएट्रिकल एक क्रिएटिविटी वाला वो फूल उगा, लेकिन उस फूल को उगने में जो खाद पानी दिया आपके मानसिक रूप से आपने अपने आप को, कि हाँ मैं इसको देखता हूँ। या बहुत से लोग होते हैं, मैं अमिताभ बच्चन को देखते देखते मैंने ये किया, या कोई भी ऐसा इंस्पिरेशन कोई आपका ऐसा हो। एक इंस्पिरेशन नहीं, पूरा थॉट बताया तो इंस्पिरेशन का मेरे अंदर कहाँ से आया या कैसे डेवलप हुई चीजें, या कैसे उनको डीप में जाकर एक अलग तरह की डायमेंशन मिली। वो मिली बड़े लेखकों को पढ़ के जी। और हमारे देश के सभी बड़े लेखक और बाहर के भी, जैसे यूरोप और एशियाई, एक मतलब रूस और यूरोपियन, हाँ बिल्कुल एक ही था, यूरेशिया था। तो गोर्की, चेखव, पुश्किन, टॉलस्टॉय, शेक्सपियर, ये इन लोगों को पढ़ के जी समझ में आया कि जिंदगी कितनी बड़ी है, कितनी तरह की घटनाएं होती हैं। सही बात। और फिर ड्रामा का नजरिया बदला देखने का, क्योंकि जितने बड़े लेखकों ने जो अपने पीक पर जाकर लिखा, उन्होंने इस विषय पर लिखा कि जीवन एक नाटक है। बिल्कुल, इस विषय पर कुछ ना कुछ जरूर लिखा, और वो उनका सुपर डुपर पॉपुलर हिट वो रहा, आध्यात्मिक पक्ष रहा उसका। बिल्कुल।
वो समझ में जब आया कि जीवन एक नाटक है, तो वही गीता की फिलॉसफी है कि जीवन एक नाटक है। तो फिर तो सोचने का नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसमें मैं विजय दानदेथा जी का बड़ा योगदान मानता हूँ उनके लेखन में। प्रेमचंद जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, यशपाल या और पन्नालाल पटेल, आजकल के भी भीष्म साहनी जी। अरे कमाल, अद्भुत अद्भुत। बिल्कुल। लेकिन मुझे जीवन में सोचने का अगर मैं कहूँ कि नजरिया जो जिस आदमी के लेखन ने बदला, वो थे विजय दानदेथा। विजय दानदेथा, राजस्थान। जी जी। अच्छा, मैं राजस्थान का नाम लिया तो मैं अचानक से एक और थॉट पे कूदता हूँ कि आपने राजस्थानी फोक के ऊपर काफी काम किया है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या रहा, क्या आपने रिसर्च करा था उसके लिए? मुझे भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने मुझे ऑनर दिया था सीनियर फेलोशिप अवार्ड। जी। वो अवार्ड के तहत हमें कुछ काम भी करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने चूंकि राजस्थान में कई बार नाटक करने गया, तो मुझे राजस्थान बहुत पसंद है और कई बार मन ये करता है कि अब दोबारा जीवन जब मिले, और जो मिलेगा ही और भारत में ही मिलेगा और मेरी इच्छा अनुसार ही मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ अभी भी कि मैं अगला जन्म राजस्थान में हो। हाँ, इतनी तरह की विविधता, वो खान पान हो, संस्कृति हो, पहनावा हो, अद्भुत है। तो मैंने वो चुना और उसके ऊपर परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ राजस्थान यानी डांस, नाटक और संगीत, उस पर रिसर्च किया। 2 साल काम करके मैंने एक किताब लिखी। अच्छा। परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान अक्सर जाना होता था, बड़े बड़े कलाकारों से मिलना होता था। उसमें कोहिनूर लांगा भी वहाँ पे कलाकारों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। मतलब कालबेलिया की जो एक तरह से अभी लोग जानते नहीं है, कालबेलिया कोई बहुत पुरानी कला नहीं है। वो इसने बनाई है, क्या नाम है, गुलाबो नाम है, क्या नाम है वो जो कालबेलिया करती है। अब तो खैर बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनका जब इंटरव्यू किया तो रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मतलब उनका एक सफर था, उस बारे में मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, लेकिन इतनी विविधता है, तो उसके ऊपर रिसर्च किया था और किताब लिखी थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो वो कहीं अवेलेबल है? वो उसकी कॉपी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जमा होती है। एक उसकी कॉपी मेरे पास होगी। आगे कुछ पब्लिकेशन हाउस से टाई अप करके उसको नहीं पाया, क्योंकि हम नाटक में या किसी इतने मसरूफ रहते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया लिख दो, तो चाह के भी हम उसे छपवाने कहीं जा नहीं पाते। हाँ, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ये है कि लोगों तक पहुंच जाए। हमने नाटक बना दिया, लिख दिया, या किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण कर दिया, उसके परफॉर्मेंस शुरू हो गई जी। लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं। जिस दिन इन एक्टिव कामों से फ्री हो जाएंगे, तब वो राइटिंग चले जाएंगे। वैसे मतलब मैंने देखा तो है आपको राइटिंग करते हुए। मैं आपको एक और बात बताऊं, हम लोगों ने एक अन्ना चालीसा बनाई थी। हाँ। वो अन्ना चालीसा बनी थी, वो बड़ी हिट हुई, आज तक वगैरह सब पे खूब आई वो, कई चैनलों पर कई दिन तक आई। हाँ, बहुत से लोगों ने तो उसको अपना टाइटल सॉन्ग बना दिया था। जब जब अन्ना जी की कोई न्यूज आती थी, जय जय अन्ना संत हजारे, जनता के तुम परम। नहीं, संसद में उन्होंने, सुषमा स्वराज जी ने इसको कोड किया था। हाँ बिल्कुल, कि प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, की आपके ऊपर चालीसा, मनमोहन चालीसा नहीं बनी, लोगों ने अन्ना चालीसा बना दी। अन्ना जी के लिए कहा जी, बहुत पॉपुलर हुई थी। संकल्प श्रीवास्तव ने ही म्यूजिक बनाया था उसका, और बहुत सुंदर बना था। लाइव परफॉर्मेंस करके वो लोग शूट करते थे। आज तक जी न्यूज, सोनी, पता नहीं कितने चैनल वालों ने शूट किया। दूसरी बात, जहाँ तक राइटिंग की बात है, हमारे एक पैटर्न है रविंद्र किशोर सिन्हा जी, जो राज्यसभा के सदस्य भी थे। जी जी। तो वो भी कला और से बहुत जुड़े, क्योंकि बेसिकली वो पत्रकार थे, तो साहित्य से वैसे जुड़े रहे हैं, जेपी मूवमेंट से बहुत जुड़े रहे हैं। जयप्रकाश जी, क्योंकि वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो उनको नाटक, कला, संगीत, ये कार्यक्रम करते कराते बहुत हैं जी। अभी भी नीरज जी का न्यास बना के, वो नीरज जी के नाम पूरे देश में उनके नाम से कवि सम्मेलन कराए, बड़े बड़े कवि सम्मेलन कराए। तो आजकल वो खेती कर रहे हैं उसकी, ये ऑर्गेनिक जी, और बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। देहरादून, पटना, बिहार, नोएडा, कई जगह उन्होंने, और खुद हाँ इस उम्र में लगे रहते हैं, करीब 70 साल उम्र है उनकी,
मैं देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक वो खुद अपने हाथों से काम करते हैं और कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पे अक्षयवर जी, मुझे अक्षयवर जी कहते हैं, एक कहा कि नुक्कड़ नाटक लिखिए, इसको हम लोग लोगों तक पहुंचाएं जी। क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अगर हम ऑर्गेनिक अन्न या सब्जियां खाते हैं तो जीवन में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। मतलब बचपन से ही हम लोग होता ही है कि हमें तो पता ही नहीं, अज्ञानतावश कि वो चीजें बच्चे खाते हैं हमें पता ही नहीं होता और बाद में फिर बीमारियों का वो कारण होता है। हाँ। तो मैंने लिखना शुरू किया और उनको देखा था वहाँ काम करते हुए, तो एक फिल्म का रूप ले लिया उसने। अच्छा, मतलब आप अब फिल्म की ओर भी बढ़ रहे हैं? हाँ, नहीं फिल्म तो मैंने बच्चों के लिए एक बड़ी फिल्म लिखी, पूरी फिल्म लिखी हुई है। अच्छा। हालांकि लिखी अपने बच्चों के लिए थी, फिर वो बन नहीं पाई, लेकिन वो फिल्म बनेगी तो अद्भुत बनेगी जी। कुछ चीजों का समय तय होता है। सही बात। हाँ, कई बार हम ये सोचते हैं, मैंने कुछ नाटक के बारे में या कहानी के बारे में जो 20 साल पहले सोचा था वो अब परफॉर्म हुई। जैसे मैंने रंगभूमि पर कभी 20 साल पहले सोचा था कि कभी नाटक कर पाऊं उस नावल पे, बहुत हुआ। इसी तरह उसमें कोई बात नहीं, वो फिल्म भी बनेगी, लेकिन उसके ऊपर एक फिल्म लिखी और सिन्हा सर को बहुत पसंद आई। हो सकता है कुछ समय में वो फ्लोर पे भी आ जाए, और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि संगीत आप ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्रिएटिविटी से तो कोई वो है समझौता है नहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि थिएटर में आपको इतना समय हो गया, 40 साल से, 40 साल एक इतना बड़ा समय है कि 40 साल का जो आदमी होता है उसके न जाने कितने बच्चे हो जाते हैं। लेकिन आपने थिएटर में इतना समय दिया है, क्या आपको ऐसी चीजें लगती हैं जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को थिएट्रिकल बैकग्राउंड से ग्रैब करनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है आजकल के वैसे जो डायरेक्टर्स हैं वो काफी हद तक उसके क्लोज जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरी तरह थिएटर का एक इन्फ्लुएंस है फिल्म्स के अंदर? बिल्कुल है। दरअसल थिएटर है, ड्रामा को लोग बहुत सक्रिय नजरिए से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उसमें पैसा कम। नहीं, सक्रिय नजरिए उसके डायमेंशंस को ही नहीं देखते वो मतलब वो शायद मेरे ख्याल में, मैं जैसा मैंने अभी तक महसूस किया है कि वो 500 रुपए का टिकट लेकर मूवी हॉल में जाकर वहां पे 400 रुपए का बर्गर लेकर और 200 रुपए की कोल्ड ड्रिंक लेकर अपना 2000 का पर बंदे का खर्चा निकाल देंगे, लेकिन एक 500 रुपए की टिकट लेकर थिएटर देखने के लिए नहीं जाते। और शायद इसी वजह से थिएट्रिकल जो कम्युनिटी है वो काफी हद तक कम हुई। और अभी कुछ रंगकर्मी हैं जैसे आप हैं, और कुछ और ऐसे रंगकर्मी हैं जो कि ऑलरेडी फिल्म्स के अंदर काम करते हुए भी थिएटर को उन्होंने संभाला हुआ है। बिल्कुल करते हैं। जैसे अपने वो यादव जी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, यादव जी हैं, परेश रावल हैं, हाँ, सब लोग करते हैं। रघुवीर यादव हैं, और ये वो हैं जो उसमें जज बने थे, क्या नाम है, मुन्ना भाई में जो जज बने थे, मुन्ना भाई कह रहा हूँ, वो जॉली एलएलबी में क्या नाम है, सौरभ शुक्ला। वो करते हैं थिएटर, बोलो उनका बैकग्राउंड ही थिएटर से है। बिल्कुल। तो मेरा बस ये आपसे सवाल था कि ये जो आजकल की पीढ़ी वाले जो आते हैं, बड़ा शोषा करने वाले एक्टर्स, जो कि एक स्ट्रीम की तरीके से आते हैं, जैसे मतलब मैं नाम यहाँ किसी का नहीं लूंगा, अच्छे के लिए तो नाम लो, बुरे के लिए क्यों लो, लेकिन क्या आपको लगता है उनको थिएट्रिकल एक सेंस तैयार करना पहले जरूरी है? देखिए, मैं थिएटर के बारे में एक बात आपको बता दूं, और अब से नहीं, हजारों साल से की आधार पर बता रहा हूं कि वो कोई शहर हो या देश हो या कोई समाज हो, अगर वो शहर या देश या समाज विकसित शहर या देश है, समाज या देश है, थिएटर वहीं डेवलप हो पाया है जी। उसको वो मान्यता मिली है। आप यूरोप में चले जाइए, रशिया में चले जाइए, जापान में चले जाइए, उस इतनी महंगी टिकटें, कई साल तक वो शोज बुक रहते हैं। लायन किंग का, हाँ, मतलब थिएटर के बुक रहते हैं। और उसमें काम करने वाले एक्टर्स को
वो कद और वो उसका जलवा जिसे कहते हैं, उसकी मतलब वैल्यूज फिल्म वाले क्या मतलब हासिल करेंगे। सही बात, बिल्कुल। वो वहाँ है क्योंकि वो विकसित समाज है। तो ये धीरे, ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है, मतलब आप ये समझते हैं कि विकासशील है। हाँ, विकासशील है। और वो तो साबित यही है, हमारा देश जब तरक्की करेगा और विकसित देशों में आ जाएगा तो फिर देखेगा ना थिएटर, हाँ, थिएटर की क्या वैल्यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो समय लगेगा। सही बात है। अच्छा, मैं एक और डिस्कस करूंगा आपसे बात कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो वो है समिति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, हाँ, हाँ। वहां पर आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए करा था, हाँ, एक शो किया था। कौन सा शो था वो किया था मुआवजे। इस तरीके से आपने न जाने कितने शोज किए हैं, डिफरेंट अलग अलग मंचों पे, अलग हाँ, फेस्टिवल्स में, और कई हर तबके के लोगों के लिए आपने शोज करे हैं। कौन सा ऐसा नाटक आपके दिल के सबसे करीब है, मतलब वो उससे आप हर समय कनेक्ट कर देते हैं, यार ये हो जाए बस? नहीं, ऐसा एक ही विषय में तो पूरी तरह नहीं कह सकता, क्योंकि जो नाटक करता है उसको अपने सभी नाटकों से प्यार होता है। हाँ, वो तो है ना। कोई दूसरा ही बता सकता है कि आपका ये नाटक बहुत अच्छा था। नहीं, लेकिन कोई ऐसा होता है कि नहीं, ये जैसे मुझे नहीं नेक्स्ट लेवल में तो जैसे 2-3 नाटक मान लूं, मैं एक नाटक के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे सैया में कोतवाल जो मैंने किया है, उसका संगीत तो आपने ही किया है, उसके गाने आपने बनाए, वो बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात, बच्चों के लिए एक नाटक किया था अंधेर नगरी, उसके भी सारे गाने आपने ही बनाए थे। वो बड़ा म्यूजिकल प्ले है। हाँ, वो बहुत म्यूजिकल। और मुझे लगता है कि उसके खास उस नाटक के बारे में तो मुझे लगता है कि वो सरताज है नाटकों का। मतलब छोटा सा नाटक है और एक ही दिन में लिखा गया, उसी दिन उसका शो भी हुआ था, भारतेंदु जी ने लिखा था जी। लेकिन वो नाटकों का सरताज है। और कोई भी संस्था या कोई भी ग्रुप अगर नाटक करना चाहे तो सबसे पहले वो नाटक करे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, अभी विजयदान देथा जी की 2 कहानियों को बना के जोड़ के एक नाटक बनाया था, कंचन बड़ा की गाया, मुझे वो बहुत पसंद है जी। उसकी कहानियां। मैंने कहा ना, विजयदान देथा जी ने मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया, देखने का, सोचने का, रहने का। बहुत ड्रास्टिक चेंज है मेरे सोचने में। मतलब सच बताऊं तो मैं जमीन से 1.5 इंच ऊपर रहता हूँ, जमीन पर रहते ही नहीं और उसी का आनंद है। नहीं, सही बात है। बहुत सारी जानकारी और बहुत सारा इंस्पिरेशन आपसे लेने के लिए न जाने कितने युवा वर्ग के लोग खड़े हैं। आप इतने लोगों को अभी थिएटर सिखा रहे हैं, एक्टिंग सिखा रहे हैं और इतने सालों से सिखा रहे हैं, तो आपके लिए तो खैर आप सभी के गुरु हैं। और मैं बस आपका इतना धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर आकर समय निकाला और जो आज का युवा वर्ग है वो एक्चुअली ये जानना चाहता था कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करें, क्या करें, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है कभी। जी जी बिल्कुल। तो इनका नाम है अक्षयवरनाथ श्रीवास्तव जी। तो वैसे ये AN श्रीवास्तव आप ज्यादा लिखते हैं? मैं अक्षयवरनाथ अच्छा, बीच में लिख रहा था, फिर मुझे लगा कि अपने ही नाम को क्यों काट छाट करूं। तो आप अभी क्या लिख रहे हैं? लोग पेड़ों को काटने लग जाते हैं, वो भी ना काटें, मैं अपने नाम को भी ना काटूं, अपने नाम को भी लोग ना काटें जी। तो जैसा है स्वाभाविक रूप से वैसा रहे। ठीक। उसी बात पर मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ, आपके मंच पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं हर मंच से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार नाट्य कला को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाकर रखे। एक उम्र है कि बच्चा 5, 7, 8 साल से लेकर 12, 13 साल तक, उसको 2-3 साल, क्योंकि जापान ने इसको मान्यता दी नहीं, उसको फॉलो करती है, तभी आप उसके देश का विकास, उन लोगों का सोच, नजरिया बदला है। वो शिक्षा में इसको प्रायोरिटी से उसको जोड़ें, बस मैं आपके मंच से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा अभी अक्षयवरनाथ श्रीवास्तव जी, आप इनको फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप इनसे डायरेक्ट जुड़ के
इनसे थिएटर के बारे में कोई भी सवाल हो आप इनसे पूछ सकते हैं। और साथ में आपको अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और आप आगे और देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप किन शख्सियत से मिलना चाहते हैं। आपको क्रिएटिव टॉक यानी कि जो हमारा ये कार्यक्रम है आर्टिस्टिक टॉक, तो ये जितने आर्टिस्ट्स को आप जिस विधा के आर्टिस्ट को आप देखना चाहते हैं आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को, मेरा बोलने का अब क्या ही मैं बोलूं, सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव पे। धन्यवाद।